This is Dr. Pankaj Kumar, your mentor for today's sessions of Need Byte. आज के सेशन में हम लोग डीएनए रेप्लिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो पहली बात ये तो हमें मालूम है कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है. तो सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है? सेमी कंजर्वेटिव का मतलब है कि जो मेन डीएनए मॉलिक्यूल है उसका हाफ पोर्शन जो न्यू मॉलिक्यूल होगा उसमें होगा और हाफ नया होगा. दैट्स वाई सेमी यानी आधा कंजर्व. ओके, तो ये सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन जो होता है ये सबसे पहले किसने साबित किया? सो देयर आर टू एक्सपेरिमेंट विच इवेंचुअली प्रूव्ड दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव. तो प्रोकैरियोट में किसने प्रूव किया था? मेजरसन एंड स्थॉल ने प्रूव किया था जब वो ई कोलाई पे काम कर रहे थे और उनके एक्सपेरिमेंट का नाम था डीएनए बाइंडिंग टेक्निक. ओके, सिमिलरली यूकैरियोट के केस में टेलर साहब ने प्रूव किया था जब वो काम कर रहे थे वीसिया फावा पे और उनके एक्सपेरिमेंट का नाम था ऑटोग्राफिक टेक्निक. तो आज हम लोग डीएनए रेप्लिकेशंस के स्टेप्स को सीखेंगे. ओके, तो उसके पहले कुछ टर्म्स हम लोग सीख लेते हैं. सबसे पहले एक टर्म आता है रेप्लिकॉन. तो रेप्लिकॉन का मतलब क्या है? तो देखो, जहां पे रेप्लिकेशन हो रहा है, ओके, साइट ऑफ रेप्लिकेशन को हम लोग रेप्लिकॉन कहते हैं. ओके, तो इसे हम रेप्लिकेशन फॉक या रेप्लिकेशन बबल भी कह सकते हैं. तो ये वाला तो बबल है, लेकिन मान लो थोड़ी देर के लिए जैसे एक लीनियर मॉलिक्यूल हम लोग ले लेते हैं, राइट, और यहाँ पे ये ओपन हुआ, अपने टर्मिनल एंड पे ओपन हुआ. तो ये जो टर्मिनल एंड पे ओपन हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वी विल कॉल एज अ रेप्लिकेशन फॉक. ओके, प्रोकैरियोट में एक ही रेप्लिकॉन होता है इसलिए इसको हम लोग मोनो रेप्लिकॉनिक कहते हैं. और यूकैरियोट क्या होता है? मल्टी रेप्लिकॉनिक होता है. राइट, तो चलो रेप्लिकेशन के पूरे प्रोसेस को देखेंगे. पर एक बात स्पष्ट कर दें, ये पूरा का प्रोसेस जो है एंजाइम ड्रिवन है. एवरी स्टेप्स के लिए एक डिफरेंट एंजाइम्स है और ये जो प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे हैं ये प्राइमरीली हम लोग प्रोकैरियोट के लिए पढ़ रहे हैं. ओके, so let's talk about the very first step, and the first step is the unwinding of the DNA chain. So right now you can see कि एक DNA मॉलिक्यूल है और अनवाइंडिंग के लिए क्या लगता है? हेलिकेज एंजाइम लगता है. और हेलिकेज क्या करती है कि हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ती है और उसको एक टेम्पलेट बनाती है सो डैट कि आगे के स्ट्रक्चर हो. यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? एक SSB प्रोटीन है, सिंगल स्ट्रैंड DNA बाइंडिंग प्रोटीन है. इस प्रोटीन का काम क्या है कि ये DNA को ओपन स्टेट में रखती है सो डैट कि आगे का इस पर रिएक्शंस हो सके, प्रोसेस हो सके. सो डैट इज अ वेरी फंक्शन ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड स्टेप, व्हाट वी कॉल प्राइमिंग. और प्राइमिंग किससे होता है? आरएनए पॉलीमरेज की मदद से होता है. ओके, तो प्राइमिंग की आवश्यकता क्यों है? प्राइमिंग की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि विदाउट प्राइमिंग द डीएनए पॉलीमराइजेशन जो अगला स्टेप है वो होएगा नहीं. तो प्राइमिंग में क्या होता है? आरएनए प्राइमर्स जो है ना वो एक छोटा सेगमेंट ऑफ आरएनए बनाते हैं, जैसा आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, राइट. और ये आरएनए की सिंथेसिस जो है ना वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है. सिंथेसिस ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, लेकिन 5 प्राइम टू 3 प्राइम वो अपना. फॉर इंस्टेंस ये देखो, यहाँ पे तो हम देख रहे हैं 3 प्राइम है, ये किसका? डीएनए का है. ओके, सो इस चेन की पोलैरिटी क्या है? 5. और ये ग्रो कैसे करेगा? 5 टू 3 प्राइम करेगा. सिमिलरली यहाँ पे हम लोग देखेंगे यदि ये 5 है तो ये वाला चेन क्या है? 3 प्राइम है. तो यहाँ पे ये चेन क्या होगा? 5 प्राइम होगा. सो इसकी ग्रोथ भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो रही है. सो सिंथेसिस ऑलवेज अकर इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शंस. राइट, बात करते हैं स्टेप 3 की. स्टेप 3 हमारा पॉलीमराइजेशन है. पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है? जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के द्वारा डीएनए मॉलिक्यूल बनता है. एंड डीएनए पॉलीमरेज 3 इज द मेन एंजाइम. ओके, तो आप देखो पहले का स्ट्रक्चर तो हम देख रहे थे, ये प्राइमर जो मैंने रेड कलर से शो किया ये बन रहा था. लेकिन ये डीएनए पॉलीमरेज 3 के कारण क्या होगा कि ये फिर से एक न्यू डीएनए की सिंथेसिस हो जाएगी, राइट. तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? दिस इज अ डीएनए मॉलिक्यूल और ये वाला क्या था? दिस इज अ आरएनए, या हम लोग आरएनए इसको प्राइमर भी कह सकते हैं, राइट. यहाँ पे भी आप क्या देखोगे? सिंथेसिस ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है. जैसे फिर से देखो, ये 3 प्राइम था तो ये हमारा 5 प्राइम था, इसका टेल जो था वो 3 प्राइम था.
सो नेचुरली यहाँ पे ये क्या होगा, 5 प्राइम होगा और डीएनए भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम ग्रो कर रही है। सेम इधर है, यदि ये 3 प्राइम है, ये 5 था, सो नेचुरली दिस विल बी 3 प्राइम। ओके, सो ये भी क्या होगा, ये भी 5 प्राइम होगी। ओके, सो दिस इज अ 5 प्राइम and this will be the 3 prime. So again chain is going from 5 prime to 3 prime. ठीक है ना? So that is the basic what we have to keep in mind, that chain always grow from 5 prime to 3 prime directions only, right? Let's come to the step number 4. For leading and lagging strand, step number formed. Now let's try to understand it how it is formed. For that what happens कि chain further open होता है। तो देखो यदि चेन फर्दर ओपन हो रहा है, इसका मतलब इसके यदि हम लोग पिछले वाले डायग्राम से इसको कंपेयर करें तो आप क्या देखोगे, पिछली तक तो सिंथेसिस इतनी ही हुई थी, अब यहाँ तक का चेन फिर से फर्दर ओपन हो गया। ओके, जब चेन ओपन होता है तो यहाँ पर फिर डीएनए पॉलीमरेज 3 काम करता है और आरएनए प्राइमर काम करता है। तो आप क्या देखोगे, एक में तो सिंथेसिस कंटिन्यूअस है। क्यों कंटिन्यूअस है इसको समझते हैं, क्योंकि अभी हमारा बेसिक क्या था, सिंथेसिस ऑलवेज अकर इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ये अभी हम लोगों ने सीखा था। तो आप यहाँ देखो 5 प्राइम टू ये 3 प्राइम है, इसका ये 5 था, ये भी 3 प्राइम है, तो इसको बाय डिफॉल्ट 5 प्राइम मिल जाता है। सो दिस ग्रोज टू 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ओके, सो दैट इज वाई दिस इज व्हाट वी कॉल लीडिंग स्ट्रैंड। ओके, लेकिन अब इधर वाले स्ट्रैंड में देखते हैं, तो इधर वाले में क्या होगा, इसको फिर से एक आरएनए प्राइमर बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम होगा, और इसका जो डीएनए है ये उल्टे डायरेक्शन में तो जा नहीं सकता, तो फिर से एक छोटा सीक्वेंस ऑफ आरएनए प्राइमर बना, और आगे क्या देखेंगे, फिर में यहाँ पे पॉलीमराइजेशन होगा, राइट? सो दिस इज अगेन 5 एंड दिस इज अगेन 3। ओके, तो ये छोटे छोटे सीक्वेंट्स इसमें बनते रहेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। और जिस स्ट्रैंड पे ये छोटे छोटे सेगमेंट्स बन रहे हैं उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको हम लोग कह रहे हैं लैगिंग स्ट्रैंड। तो कुल मिला के ये लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस के दरमियान बनते हैं। ओके, चलो अब बात करते हैं स्टेप 5 की। तो स्टेप 5 के पहले आप ये देख लेते हैं कि एज अ रिजल्ट ऑफ फर्दर ओपनिंग ऑफ द चेन, एक में सिंथेसिस कंटिन्यूअस है जिसको हम लोग लीडिंग स्ट्रैंड बोल रहे हैं, एक में सिंथेसिस डिसकंटिन्यूअस है जिसको हम लोग लैगिंग स्ट्रैंड बोल रहे हैं, एंड ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर फॉर्म ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड। ओके, और लैगिंग स्ट्रैंड क्यों फॉर्म होता है, क्योंकि हमें मालूम है कि डीएनए की सिंथेसिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन होती है। ओके, राइट, लेट्स टॉक अबाउट द स्टेप 5। स्टेप 5 हमारा क्या है, डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम यहाँ पे काम करता है। तो देखो इसका काम क्या है, ये एज ए प्रूफ रीडर के रूप में इस्तेमाल होता है। प्रूफ रीडर का काम क्या होता है, मान लो कोई बेस पेयर गलत इंसर्ट हो गया हो तो उसको रीड करना, और रीड करने के बाद फिर वो जो गलत बेस पेयर इंसर्ट हुआ है उसको रिमूव करके सही बेस पेयर वहाँ पे लगा देना। सो इट फिल्स द गैप ऑल्सो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट प्रूव इट, इट रिमूव इट, एंड आफ्टर रिमूवल ये फिल इट। ओके, फिल करने का मतलब क्या है, सिंथेसिस करनी पड़ेगी। तो एक बात ध्यान रखना कि डीएनए पॉलीमरेज में जो सिंथेसिस जो है ना, ये दोनों डायरेक्शन में हो सकती है, यानी 3' टू 5', 5' टू 3', दोनों इसमें हो सकती है। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज 3 में सिंथेसिस ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होती है। ओके, सो दैट वाज द स्टेप 5। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टेप 6। स्टेप 6 इज द डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज काम का क्या करता है, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बना के जो पीडी, जो शुगर और फॉस्फेट के जो बैकबोन है उसको सील करता है। ओके, और ये एनएडी डिपेंडेंट एंजाइम है, राइट? तो अभी जितने भी आपके लीगिंग और लैगिंग स्ट्रैंड बन रहे थे, या आपने देखा लैगिंग स्ट्रैंड में क्या हुआ, छोटे छोटे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बन रहे थे, तो फ्रैगमेंट्स तो बन गया, लेकिन उनका जो शुगर और फॉस्फेट का जो बैकबोन है वो सील नहीं है, वो जगह जगह ओपन है, उसको फुल करने का काम डीएनए लाइगेज करता है। एंड माइंड इट, इट इज़ अ एनएडी डिपेंडेंट एंजाइम। रेस्ट ऑफ जितना भी आपने रिएक्शन देखा था ना, वो सब का सब एटीपी डिपेंडेंट था। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, दिस इज अ एनए डिपेंडेंट एंजाइम। ओके, फाइनली देयर इज अ स्टेप 7 जहाँ पे हम लोग टोपो आइसोमेरेज, या हम लोग उसको डीएनए गायरेज भी कहते हैं, उसके बारे में काम करते हैं। तो देखो इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो ये एक डीएनए मॉलिक्यूल आपके सामने है, लेट इट बी, इट इज अ डीएनए मॉलिक्यूल। जब इसमें रेप्लिकेशन होता है तो क्या होता है, रेप्लिकॉन बनता है। तो देखो जब रेप्लिकॉन बनेगा तो ये एरिया में टेंशन आएगा,
ये जब स्ट्रेच हो रही है ये दोनों तरफ से, तो क्या होगा, इस एरिया में टेंशन आएगा, है ना। तो इस टेंशन को रिमूव कैसे होता है, तो रिमूव करने के लिए क्या होगा, मान लो इसको एक को हम लोग कट करते हैं और उल्टा नेगेटिव कॉलिंग करते हैं। ओके, नेगेटिव कॉलिंग करने के बाद वापस से इसको सील कर देते हैं, तो क्या होगा, उसका टेंशन दूर हो जाएगा, है ना। ये काम कौन करता है, टोपोआइसोमरेज करता है। इसीलिए हम लोग टोपोआइसोमरेज को क्या बोलते हैं, दैट इंड्यूसेस नेगेटिव कॉलिंग। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, so these are the 7 steps as far as the entire DNA replication is concerned, right? Let's compare the DNA replication in case of prokaryote and eukaryote. Okay, तो देखो प्रोकैरियोट में भी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि डीएनए रेप्लिकेशन मोनोरेप्लिकॉनिक होता है, बट यूकैरियोट में क्या होता है, मल्टी रेप्लिकॉनिक, यानी एक से ज़्यादा रेप्लिकॉन बनते हैं। ओके, सेकेंड, प्रोकैरियोट में डीएनए पॉलीमरेज एक ही है और वन टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज इज गोइंग टू डू पॉलीमराइजेशन इन बोथ लीडिंग एज वेल एज लैगिंग स्ट्रैंड। लेकिन यूकैरियोट में उल्टा है, यहाँ पे क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा वो लैगिंग स्ट्रैंड में करता है और डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन वो लीडिंग स्ट्रैंड में करता है। यानी दो अलग अलग पॉलीमरेज हैं लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड के लिए। यही दो मेन फर्क है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशंस में, राइट। सो बिफोर आई कंक्लूड आई वुड लाइक टू गिव यू अ क्विज। आप इस डायग्राम को देखो, ओके, या फिर आप ये बताओ कि लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड क्या एक ही वक्त रेप्लिकॉन में बनेंगे क्या, दोनों रेप्लिकॉन के दोनों स्ट्रैंड में बनेंगे क्या? इज इट करेक्ट और इज इट इनकरेक्ट? क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या देखा, एक स्ट्रैंड लीडिंग था, दूसरा लैगिंग था। तो क्या रेप्लिकॉन में एट ए टाइम लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड बनते हैं? जवाब है हाँ। कैसे? हैव अ लुक। देखो ये रेप्लिकॉन है ना, तो इसमें सिंथेसिस होगी, राइट, यानी 5 प्राइम टू 3 प्राइम मैंने सिंथेसिस कर दी। अब वापस से जब ये ओपन होता है तो ओपन तो दोनों साइड से होगा ना। जब दोनों साइड से ओपन होगा तो एक तो लीडिंग स्ट्रैंड होगी, लेकिन इसके पीछे का जो डायरेक्शन है जो आप यहाँ देख रहे हो, ये तो पीछे की तरफ नहीं जा सकता। यानी फिर से यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से हमें आरएनए प्राइमर बनाने होंगे। प्राइमर बनाने के बाद फिर इसकी सिंथेसिस होगी। ओके, सो दैट मीन्स कि ये लैगिंग स्ट्रैंड है। यानी एक ही स्ट्रैंड में हम क्या देख रहे हैं, लीडिंग और लैगिंग साइमल्टेनियसली फॉर्म होते हैं किसी भी रेप्लिकॉन में। ओके, सो हैव अ लुक एट वन प्रॉब्लम। आप देखो एक डायग्राम आपके सामने है। ओके, सो ये जो न्यूली सिंथेसाइज डीएनए सी जो है, राइट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोडिंग सीक्वेंस बोलेंगे, पैरेंटल डीएनए बोलेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे या लैगिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। तो हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? आइडेंटिफाई इसकी पोलैरिटी से करते हैं। आप देखो, हमें मालूम है सिंथेसिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, राइट। तो ये 5 है, ये 3 है, दैट मीन्स कि ये 5 होगा, ये 3 होगा। ये चेन खुलता जाएगा एंड इट इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ लीडिंग स्ट्रैंड। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये चेन खुलता जाएगा लेकिन वहाँ से फिर से ये प्राइमिंग करनी पड़ेगी, फिर आगे जाएगा। ओके, क्योंकि सिंथेसिस यहाँ इस डायरेक्शन में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम इधर हो रही है, बिकॉज 5 इज दे, 3 इज दिस। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी लैगिंग स्ट्रैंड। दैट इज द करेक्ट आंसर, राइट। आई होप you understood the entire things. So this is all what I have to discuss as far as the DNA replication is concerned. Okay, thank you.